देखिए करंट वाला जो क्वेश्चन है, ये करंट वाला क्वेश्चन का हम आपको एक लिस्ट देंगे, लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कल परसों में हम या तो यहाँ आके बता दें या फिर जैसे ही प्रोवाइड करा दें, लिस्ट भेज दें इन लोगों को। हाँ देखते हैं, उस पर भी डाल देंगे या लिस्ट भेज देंगे ग्रुप में, वो करके दे देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि उससे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। लेकिन करंट में आप लोग इतना ध्यान रखिए कि अब जो है शॉर्ट पूछने का परंपरा हो गया है ना। तो करंट के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तैयार रहना पड़ेगा इन द सेंस कि अभी करंट के लिए क्या फॉलो कर रहे हैं आप लोग। अच्छा। और इसे मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे हैं स्पेशली, विजन को तैयार किए हैं मंथ मंथ वाइज। सही है। हाँ सही है, कहीं से भी तैयार कर लीजिए। एक बार मोटा मोटी आपको आइडिया रहना चाहिए करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर का कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं, है ना। कोई फिक्स सिलेबस नहीं कि यहाँ से ही पूछेगा, लेकिन एक अगर आइडिया है ना, जैसे मान लीजिए कि जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, ज्वलंत टॉपिक चल रहे हैं, उसका अगर एक आइडिया विकसित हो चुका है, और दूसरा कि उसके साथ बेसिक समझ है आप लोगों को। जैसे आरक्षण का अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, हॉट टॉपिक है, पूछेगा आपसे, क्योंकि यहाँ भी टॉपिक है, उधर जो है ईडब्ल्यूएस वाला मामला भी चल रहा था सेंट्रल में, और क्या बोलते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आया है, तो आप मिला जुला के चलिए कि ये टॉपिक पूछ सकता है, माइट भी, या तो शॉर्ट में पूछ ले आपसे या लॉन्ग में पूछ ले, तो हमको थोड़ा तैयार रहना है इसके लिए, ठीक है। करंट में आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि हम कल भी यही चीज बताए थे, बेसिक्स बताए थे, कि करंट में एक बार जो बेसिक है उसका, जैसे मान लीजिए कि आरक्षण वाला मुद्दा है रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन का जो बेसिक्स है कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो है हमारा रिजर्वेशन का क्या था प्रावधान, पहले मराठा से आया, मराठा प्रशासक लोग दिए थे, तो थोड़ा सा आप क्रोनोलॉजी को लिखने का प्रयास कीजिएगा करंट वाले इशू में भी। जो भूमिका लिखते हैं आप 38 नंबर वाले क्वेश्चन में, शॉर्ट वाले में तो भूमिका लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 38 नंबर वाले में थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि हम भूमिका में लिखें, इंट्रो में लिखें, और थोड़ा बैक जाने का प्रयास कीजिए किसी भी क्वेश्चन में। इजराइल फिलिस्तीन पूछ रहा है तो थोड़ा बैक जाने का प्रयास कीजिए, 1948 से कम लिखने का प्रयास कीजिए, कम से कम 1948 से लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसे है तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही है ना, 1918 से ही है, लेकिन कम से कम यहाँ से प्लान कीजिए कि 1948 से हम लिख सके। अभी आगे बताते हैं उसमें जो चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बेसिक से जाइए आप लोग, करंट वाले सेक्शन में जो भी चीज़ें हैं, और जितना डायमेंशन पूछ रहा है उतना लिखने का प्रयास कीजिए। अगर कोई डेवलपमेंट का काम है, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है अमृतकाल में भारत की चुनौतियां और जो संभावनाएं हैं, या क्या 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 कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बिहार का योगदान भी आप इनपुट डालने का प्रयास कीजिए कि बिहार इसके लिए क्या कर रहा है। जैसे भारत सरकार जो है नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है, 70 तक रखा है, बिहार कब रखा है, बिहार 40 तक रखा है ना। तो बिहार जो है हमेशा से जो है कुछ रेडिकल करता है, तो आप थोड़ा सा इसको जोड़िएगा ना, तो एक तो दो चीज होगा कि एक तो आप बिहार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, बिहार को आप आगे दिखा रहे हैं, और दूसरा ये होगा कि आपको पता है बिहार के बारे में, समझ रहे हैं ना। कल से हम यही पे जोर दे रहे हैं कि पढ़े तो आप हैं ही, पीटी पास किए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो पढ़े ही यहाँ पे, आपको आंसर लिखना कैसे है, फॉर्म कैसे करना है, इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है आपका कौन सा, सरोगेसी से संबंधित वैधानिक प्रावधान, ठीक है। लिखे ही होंगे आप लोग, पढ़े होंगे इसमें। इसमें ये है कि सरोगेसी पहले क्या है, इंट्रो में आपको लिखना है थोड़ा सा दो पार्ट में, कि सरोगेसी क्या है, किसी व्यक्ति से अथवा जो है दंपति से क्या करता किया जाता है कि उसमें सरोगेट मदर होती है, और उसमें क्या किया जाता है, सरोगेसी उसमें किया जाता है। तो एक ये आपको क्या करना है, इंट्रो लिख देना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, दो तरह का सरोगेसी है। एक क्या है कि, हाँ हाँ, एक एथिकल है, एक क्या है कि वोकेशनल है, जो व्यावसायिक वाला है। तो व्यवसायिक के लिए कि सुप्रीम कोर्ट मना किया है, उसमें प्रावधान भी है, आप लिख दीजिएगा कि 10 साल का जेल है, 10 लाख का जुर्माना है, एक ये लिख दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, उसमें सब पता होना चाहिए। उसके बाद एक नया टर्म आया है, जेस्टेशनल सरोगेसी, सुने हैं नाम। हाँ ठीक है। तो ये जो है एक नया आया है जेस्टेशन सरोगेसी। इसमें क्या बोलता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसी के माध्यम, सुप्रीम कोर्ट का ये है ऑर्डर है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से क्या करना है कि सरोगेसी करना है। इसमें जो जो वैधानिक प्रावधान है कि पुरुष का उम्र जो है 26 से 55 होना चाहिए, महिला का है 25 से 50 होना चाहिए, 25 से 50 के बीच में होना चाहिए, तलाकशुदा होना चाहिए महिला, ठीक है ना, परित्यक्त होना चाहिए। हाँ जैविक जो है पहले से नहीं होना चाहिए, जो लोग ले रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं सरोगेसी, उनका कोई जैविक बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई सरोगेट बच्चा नहीं है। तो ये प्रावधान आपको लिख देना है छोटे छोटे में तैयार करके, और इसको करके, अब तो गूगल पे है सब कुछ है, उसको लेके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार छोटे छोटे जो पॉइंट है उसको तैयार कर लीजिए। जो साइंस से जुड़ा हुआ जितना मुद्दा है,
बिग डेटा है, डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स है, एआई का टेक्निक है, डीप फेक वगैरह टेक्निक है। तो जो चल रहा है, इसे डीप फेक खूब चल रहा है अभी, है ना। तो बहुत सारे इसके जो है प्रोज कॉन्स हैं, तो उसको प्रोज के साथ साथ दिखाइए कि इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेज हैं, वो दिखाने का प्रयास कीजिए कि इसके क्या प्रोज पार्ट हैं, इसके क्या कॉन्स पार्ट हैं। ठीक है। सेकंड क्या है आपका, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क साथ क्वेश्चन है, बिहार जाति सर्वे का राजनीतिक उद्देश्य से अधिक है, विकास सुनिश्चित करना कम, क्या आप सहमत हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इन फ्यूचर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किसी भी हाल में गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है, या उसकी किसी भी योजना के बारे में आपको क्या करना है, क्रिटिक नहीं करना है। ठीक है ना। आप आलोचक नहीं हैं, आप क्या हैं कि गवर्नमेंट के पार्ट बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के बॉडी हैं। तत्काल तो आप स्टूडेंट हैं, और उसके बाद जो है कि आप गवर्नमेंट बॉडी बनेंगे। तो आपको किसी भी योजना के बारे में गलत नहीं बताना है, भले वो गलत हो या सही हो, वो लेटर डिसाइड करेगा। और बहुत सारी बॉडीज हैं डिसाइड करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, हाई कोर्ट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट अपनी जो है वो समिति बनाती है, वो डिसाइड करता है। तो आपको इसमें क्या करना है, निगेटिव नहीं जाना है। ठीक है ना। आप फैक्ट दीजिए, है ना। लेकिन जैसे आपसे बोल रहा है कि मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे, ये पूछ रहा है कि डू यू एग्री और नॉट। तो आपने सीधे, हम कॉपी चेक कर रहे थे तो हम एक कॉपी में देखे हम कि उसने लिखा था कि नहीं मैं नहीं सहमत हूँ, और यहाँ से उसने स्टार्ट ही किया था। तो ये आंसर राइटिंग का फॉर्म ही नहीं है कि आप यहाँ से, हाँ, आप कंक्लूजन में ऑप्टिमिस्ट डालिए कि इसमें ऐसा हो सकता है, इस आयोग ने ऐसा कहा है, इस आयोग का ऐसा प्रावधान था, इसमें ऐसा ऐसा चीजें हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज कर सकते हो। तो ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। किसी कॉपी को देख रहे थे, उसमें ऐसे ही लिखा था कि नहीं मैं सहमत नहीं हूँ, या इस तरह से करके था। एसए का कॉपी था, जीएस का, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से स्टार्ट करना नहीं है आपको। ठीक है, पहली चीज। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि जातिगत सर्वे, जो सर्वे है वो राजनीतिक उद्देश्य से अधिक है और विकास सुनिश्चित करना कम है। तो इसको आप सीधे से वहां से काटने का प्रयास करेंगे कि जिस दिन जातिगत सर्वे लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 2023 को लागू किया है, वो जारी किया है, उसके जस्ट बाद जो है वो आरक्षण दिया है ना। तो उनका मंशा ये था कि हम विकास सुनिश्चित करने के लिए इसको कर रहे हैं। आप भूल जाइए कि राजनीतिक उद्देश्य क्या है, इससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको जो कॉपी चेक कर रहा है वो बीजेपी माइंडेड हो, है ना, हो सकता है वो कम्युनिस्ट माइंडेड हो। तो आपको नहीं पता है कि कौन किस माइंड से कर रहा है, तो आप किसी का बुराई नहीं कर सकते हैं। आप ये भी नहीं लिख सकते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा कदम है, ये भी नहीं लिख सकते हैं कि बहुत खराब कदम है, या ये सरकार होती तो इसमें ये किया जा सकता था, ऐसा नहीं लिखना है आपको। तो आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं कि ये जब खत्म हुआ, ये जब जारी की गई, उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। आरक्षण की व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था कि सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करना था। कोई भी जो राज्य सरकार आरक्षण की व्यवस्था लेके आती है, तो आरक्षण का मूल ही यही था कि जो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं, है ना, उनको क्या करना है कि मेन स्ट्रीम में लाना है, ये आरक्षण का उद्देश्य था। वर्तमान सरकार जो लाई है आरक्षण की जो जो सीमा को ब्रिज किया है, 50% के सीमा को, इंदिरा साहनी वाले वाद को, उसको भी लेके जब आया है 65% प्लस 10% जोड़ने तो 75% हो जा रहा है। तो इसको क्या किया कि ब्रिज करेगा। आगे वाला क्वेश्चन इसमें है एक पार्ट, उसको भी हम इसी में डिस्कस कर देते हैं, है ना। जातिगत सर्वेक्षण का एक बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप समझ जाएंगे इसको भी इसमें। हाँ, सेकेंड वाला क्वेश्चन का है। हाँ, एक एक बात बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, सेकंड वाला उसका, तो उसमें यही क्वेश्चन है, सेम है, तो उसको हम इसमें डिस्कस कर देते हैं, आपको बताते हैं। करना क्या है, आपको स्टार्ट करना है इसमें कि मराठा प्रशासन के समय जब दी गई थी आरक्षण की व्यवस्था, सबसे पहले लागू की गई थी, अब वहां से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं आपकी, जो 1935 1932 का जो आया था, कोड आया था, कम्युनल कोड आया था, है ना, वहां शुरू कर सकते हैं। फिर 1935 के एक्ट को आप अब वो ब्रीफ में बताते हैं, शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है, आपको बता देंगे बीच में, उससे शुरुआत कर सकते हैं। आज़ादी के बाद इस तरह की चीज़ें आई, उसके जो जो चीज़ें हैं, जितने कमीशन हैं, मुंगेरलाल कमीशन गठन हुआ, इसमें मंडल कमीशन गठन हुआ, उसमें ये सब वो सारा चीज़ कर सकते हैं। अब इसको आपको तर्क देना है कि कैसे कैसे क्या है इसमें, कैसे कैसे वो जो सीमा है। देखिए, अनुच्छेद 340 का जो गठन किया गया, आर्टिकल 340, जानते हैं इसके बारे में आप लोग ना, ओबीसी। तो इसमें ये कहा गया कि इसमें ये कहीं से नहीं कहा गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना। कि ये नहीं कहा गया है कि अगर किसी जाति का अनुपात अधिक है तो उसको आरक्षण दे दिया जाए। में ये कहा गया है कि अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको आपको आरक्षण, उसमें क्या कर सकते हैं, आप आरक्षण दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं, या राज्य के पास उसके पास अधिकार है, दे सकते हैं। तो इसी को आधार बना के ये सारे लोग क्या करते हैं कि आरक्षण देते हैं। इससे पहले का आप प्रेसिडेंस दे सकते हैं कि मराठा सरकार ने क्या किया था कि ओबीसी का जो 27% की जो सीमा है, उसको बढ़ाते हुए उसको उसके इतर जो है 13% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। ठीक है, मराठा सरकार, वो महाराष्ट्र सरकार ने की थी इसको, सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिड कर दिया था। ठीक है।
तो अभी अगर इससे आपसे पूछे कि इसका आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए या समालोचना कीजिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पीआईएल भी दायर हो गया है इस पे। तो सरकार जो 16 का 4 आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4 इसी के तहत दिया जाता है रिजर्वेशन का मामला। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, ये हाई कोर्ट में मामला जाएगा, तो उसमें ये बोलेगा कि आप जब आर्टिकल 340 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 340 में कहीं से नहीं। बिहार सरकार का क्या तर्क है? बिहार सरकार का तर्क ये है कि हम जातिगत सर्वे करवाए और सर्वे के हिसाब से हमको पता चला कि इसका जो परसेंटेज है इतना है ना। मान लीजिए जैसे ओबीसी का परसेंटेज बताएगा कि बोले कि ओबीसी का परसेंट 63% है ना, और आरक्षण सिर्फ 27% दिया जा रहा है। तो एक तर्क होगा कि बोले कि फिर 63% आरक्षण दे दीजिए, है ना। तो इसीलिए इसी सबको फ्यूचर में देखते हुए क्या किया गया था कि आर्टिकल 340 में यह प्रावधान किया गया था कि इसमें क्या करना है कि अनुपात आधार पे नहीं देना है, पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देना है। तो माइट भी ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे, लेकिन ये कोर्ट के पास है। हाँ, रोहिणी कमीशन को आप हाईलाइट कर सकते हैं, 50% का जो ब्रीच है। हाँ, वही कर रहे हैं कि रोहिणी कमीशन उसको तो कोर्ट करना ही कर रहे हैं आपको। बिल्कुल कि 50, हाँ कि 50% जो रोहिणी कमीशन का है उसको आप कोट कर ही सकते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो बेसिक है उसको आप छोड़िए नहीं, है ना। जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट लिख रहे हैं तो उसमें जितने भी हैं, उसमें जितना भी है उसमें समिति बना है उसके लिए, उसको आप लिखिए। अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लिख रहे हैं तो शुरू से लिखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी है, एलिमन सिंघवी कमेटी है, थुंगन कमेटी है ना। तो वो सारे कमिटीज को लिखिए। उससे क्या होगा कि इनको पता होगा कि आप क्या है, फिर क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार कमीशन है उस पर लिखा है। तो जितना कमिटी आपको पता है उसको कोट कीजिए। आपको बार बार में ये बोल रहे हैं कि जितना फैक्ट पता है उसको लिखिए आराम से। होंगेलाल कमीशन इसमें लिख सकते हैं, मंडल आयोग का लिख सकते हैं, बिहार सरकार में आप पहले से भी लिख सकते हैं। कल भी आपको बताया था कि कर्पूरी ठाकुर का योगदान था। तो कर्पूरी ठाकुर जो है इसी आरक्षण की बात किए थे, तो उन्होंने सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए दिया था, है ना। ये सारी चीजें हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक भूख रिपोर्ट में भारत का स्थान, इसका कारण। अभी आप लोग पढ़े होंगे, क्या है रिपोर्ट में इंडेक्स में भारत का स्थान? हाँ, 111 है, 111। इसमें आप एक चीज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। इसमें आप क्या कीजिएगा कि ब्यूटीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक आप ऐसे बना दीजिए और इसमें लिख दीजिए 20, 21, 22, 23, आगे जो भी होगा, ठीक है। इसमें आप अगर स्थान याद है तो आप लिख दीजिए, क्योंकि देखिए सूचकांक वाले जो क्वेश्चन है ना, जैसे मानव विकास सूचकांक है, भुखमरी सूचकांक है, या नीति आयोग का कोई जो इंडेक्स है, तो वो पूछने की संभावना रहती है। देखेंगे बीपीएससी में तो एक इंडेक्स से क्वेश्चन रहता है हर साल, भले वो नीति आयोग का पूछ ले या कोई बाहर का पूछ ले, तो पूछेगा। तो आप एक इस तरह का तैयार करके रखिए, एक फैक्ट का जो है डेटा सेट तैयार करके रखिए और इसको ऐसा बना के इसमें लिख दीजिए। तो उनको लगा कि आपको इसको प्रेसिडेंस पता है कि भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति पहले क्या थी, कैसे घटी है, कैसे बढ़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज की इसको शुरुआत कर सकते हैं कि कौन जारी करता है इसको? कर्जन वर्ल्ड वाइड करता है और वेल्थ हंगर हेल्प के साथ मिलकर करता है, दोनों मिलकर, ठीक है। तो इसका वो करता है, एक ये लिख दीजिए कि इसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत की जो स्थिति है 125 देशों में 111 है, जो भयावहता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। और पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थिति भी जो इससे बेहतर है, जो कि तर्कसंगत नहीं प्रतीत होती है। ऐसा करके कंक्लूड कर दिए भूमिका को आप। उसका जो पैरामीटर है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, माल न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, और एक क्या है, चाइल्ड मोबिलिटी है। तो एक ये 4 पैरामीटर है, इस 4 पैरामीटर को आप लिख दीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कि ये तर्कसंगत है कि नहीं है, ठीक है ना, है ना। इसका क्या कारण है? तो कारण में पहला तो आप लिखिएगा क्या कि इसमें जो भारत को क्या क्या है कि इसको गलत तरीके से इसको लिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रिपोर्ट भी है, गलत संस्था ये रिपोर्ट दिया था। हाँ, कि मात्र 3 जो अल्प पोषण वाला जो है वो पार्ट है, उसमें क्या बोला है कि मात्र 3000 लोगों को लेके उसमें डेटा इकट्ठा कर लिया, उसको जारी कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से जो चाइल्ड मोबिलिटी है उसमें क्या है कि भारत का 28 है, वो दिखाया गया 29.14, है ना। तो वो क्या करता है ना कि डेटा का फेक इस्तेमाल किया है। तो एक तो ये कारण बोल सकते हैं पहला कि जो मतलब रिपोर्टिंग के स्तर पे जो गलत है। और यही सेम चीज आप जब बिहार में अगर कोई पूछता है आपसे, जैसे बिहार में अगर पूछता है आपसे कि नीति आयोग में कि स्वास्थ्य सूचकांक भारत की बहुत स्थिति खराब है, आप देखेंगे तो बिहार का कोई भी जो डेटा वो कलेक्ट होता है उसमें देखेंगे सबसे नीचे बिहार रहता है। भाई बिहार से पिछड़े जगह है ना, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है ना। तो जैसे विमानू राज्य का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें देखेंगे तो बाकी राज्य की भी तो स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन बिहार ही देखेंगे कि आप सबसे नीचे से रहता है हर बार। तो एक क्या है कि एक माइंडसेट है। अब माइंडसेट ये है कि बिहार जो है गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है और इसकी जो स्थिति है हमेशा खराब रहती है।
तो जो लोग रिपोर्टिंग भी करने जाते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहां से रिपोर्ट इकट्ठा करके जारी कर देते हैं, जो कि गलत है तरीका। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो एक मास लेवल पे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जो पेंडेमिक होता है, तो पेंडेमिक में क्या किया जाता है कि मास लेवल पे रिक्रूट किया, वो डेटा इकट्ठा किया जाता है। एक जगह से उठा के तो आप पेंडेमिक का नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड इज पेंडेमिक, है ना। तो ये चीजें हैं। तो आपको इसमें क्या करना है कि एक तो ये फैक्ट दिखाना है कि गलत तरीके से रिपोर्टिंग की गई है, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये दिखाना है कि भारत सरकार का जो वो है जीडीपी है, एलोकेशन, जीडीपी एलोकेशन है ना, उसको क्या करना है कि बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा ये देखिए, दिखा सकते हैं कि बिहार में जो है जो प्रचंड बेरोजगारी की जो स्थिति है, छद्म बेरोजगारी, जो छिपा हुआ रोजगार होता है, वो उस तरह की चीजें है। हाँ, अनौपचारिक, हाँ, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, सो उसका जो है अनौपचारिक क्षेत्र में जो है भारत, मतलब बिहार की जो, सॉरी, भारत की जो स्थिति है वो खराब है। अनौपचारिक क्षेत्र में लोग ज्यादा उसमें हो रहे हैं, या इसके लिए जो प्रोग्राम है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। आप हमेशा दिखाइएगा एक चीज कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, ये हमेशा दिखाइएगा। आप ये कहीं से नहीं दिखाइएगा कि गवर्नमेंट ने इसके लिए योजना नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसका क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे हो सकता है कि उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ ब्रीच है, तो इस तरह की चीज। साथ ही हाँ, आईसीडीएस स्कीम को डाल सकते हैं कि उसका जो है सही से नहीं हो रहा है। तो जितनी भी योजनाएं हैं उसको साथ में ये लिख दीजिए, और साथ में ये लिख दीजिए कि इसका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो है वो सही से नहीं होने के कारण से क्या होता है कि जनता तक इसकी पहुंच नहीं हो पाती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री, इसमें योजना भी है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। तो नहीं पता है बिहार के लोगों को कि हाँ, सरकार हमको 10 लाख रुपए ऋण दे रही है। उसके क्राइटेरिया को नहीं पता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर दैट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण से क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण से क्या होता है कि चीज़ें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि प्रदर्शित करना है, दिखाना है आपको क्वेश्चन में आंसर के माध्यम से, ठीक है। ये वाली पार्ट है इसका। दूसरा है इजराइल फिलिस्तीन समस्या का समाधान। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ना। ये आपको यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया है, हो सकता है माइट भी कि आपसे लॉग में पूछे ये, ठीक है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, है ना। इसमें आप भारत के मुद्दा को समझिए। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट तो क्या कि कोलोनाइजेशन जो है, औपनिवेशीकरण है, उसका भारत हमेशा से विरोधी रहा है, ठीक है ना। तो भारत कहीं भी अगर कोलोनाइजेशन होता है तो भारत उसका पक्षधर नहीं रहेगा, ठीक है। पहला चीज तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि जो इसराइल फिलिस्तीन वाला जो पार्ट चल रहा है, तो उसमें पूछा था कि आपको लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत है। क्योंकि जो अमेरिकी अमेरिकी कंट्री है या बाकी जितने भी विकसित कंट्री हैं वो इसराइल के साथ में है, और जो भी गल्फ कंट्रीज वगैरह है वो फिलिस्तीन के साथ में है, तो हो सकता है कन्फ्लिक्ट ऑफ वार की स्थिति उत्पन्न हो जाए। भारत भी जो है इसराइल का साथ दे रहा है। तो एक डिप्लोमेटिक इसका आंसर था, हमने दिया भी कि सर, फिलिस्तीन जो है वो चूंकि आतंकवादी संगठन जो है हमास, उसके द्वारा जो है हमला किया गया है। दो चीजें हैं, एक जो है पीएलओ, जिसका गठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सुने होंगे इसके बारे में, कौन गठन किया था इसका? यासर अराफात, यासर अराफात, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा कि ये क्या है कि वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है यहाँ पे, और दूसरा अगर आप देखेंगे ईस्ट की तरफ ये वाला पार्ट, तो ये गाजा पट्टी वाला पार्ट है। यहाँ से हमास क्या करता है कि हमला करता है। अभी आपको बताते हैं मैप के माध्यम से। तो वहां पे क्या था कि वो जो है इसराइल, हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, और वो इसराइल पे हमला कर रहा है। तो अगर भारत जो है फिलिस्तीन के पक्ष में बोलता है, तो फिर वैश्विक संगठन ये बोलेगा कि ठीक है, पाकिस्तान भी अगर आतंकवादी समर्थन कोई हमला कर रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे विश्व को किसी भी रूप में, आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। हाँ, इंडिया नहीं मानती है ना, लेकिन वो तो आतंकवादी संगठन है। देखिए इंडिया के साथ क्या दिक्कत है कि इंडिया इंडिया हमेशा डी हाइफिनेशन की जो है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है, द्वि राष्ट्र के सिद्धांत का हमेशा पालन करता है। इसके पीछे भी तर्क क्या है कि उसके पीछे तर्क है, आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ऊर्जा आवश्यकता जो है इंडिया देखता है कि दोनों तरफ से हमारा देख रहा है। इसराइल से क्या है कि अगर फिलिस्तीन के मामले में देखे, गल्फ के मामले में देखे, तो अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर रहा है। इसराइल के मामले में देखे तो टेक्नोलॉजी वहां से ले रहा है। तो इंडिया की ऐसी मजबूरी होती है हमेशा कि वो क्या करता है कि उसको रसिया के साथ भी रहना है, चाइना के साथ भी रहना है, अमेरिका के साथ भी रहना है। तो इंडिया के साथ ये मजबूरी हो जाती है। लेकिन सारी चीजों के अमेरिका
ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से शुरू कीजिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ वाले पार्ट है, ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, और ये क्या है कि आपका गाजा पट्टी वाला पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि गोलन हाइट वाला पार्ट है, यहाँ पे मिस्र का सिनाई प्रदीप वाला पार्ट है, बाकी इजराइल वाला पार्ट है, ये सब ये सारे। तो अब देखेंगे जब 1948 में जब दो राष्ट्र का सिद्धांत आया, है ना, ब्रिटेन के उपनिवेश के ब्रिटेन का उपनिवेश था यहाँ पे, तब जब यहाँ से हटा तो इसराइल और फिलिस्तीन को डिवाइड कर दिया गया। अभी भी देखेंगे कि दिक्कत क्या है कि जो फिलिस्तीन वाला पार्ट है यहाँ वाला पीएलओ वाला, तो सारे लोग इसराइल काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ से मजदूर इसराइल काम करने के लिए जाते हैं। अगर द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता भी आप देते हैं तो भाई यहाँ एक यहाँ है कि यहाँ है। और इस यही सेम स्थिति उत्पन्न कब हुई थी? भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुई थी। जब बांग्लादेश वाला पार्ट था तो उसको होके तो इंडिया से ही आना था, या पूरा पीछे से घूम के आता। अब यहाँ से ये घूम के आएंगे, यहाँ से पूरा भूमध्य सागर से होते हुए, ठीक है, जॉर्डन वाला पार्ट भूमध्य सागर वाला पार्ट, तो दोनों के बीच में है ये। तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो यही है कि आपको बीच से ही जाना पड़ेगा, या बीच से ही कुछ भी करना है आपको। तो जब इसराइल वाला जो ये घटना हुआ 1948 के बाद, तो उसमें क्या हुआ कि 1967 में सारे घटना जो है आपको पता ही है कि उसमें क्या किया कि गल्फ कंट्रीज लोग है उसमें किए, उसमें ठीक है इन्वॉल्व हुए। उसके बाद ओस्लो जो हुआ, ओस्लो एकॉर्ड जो हुआ, कब हुआ ओस्लो, याद है? 1993 में। ठीक है, ओस्लो एकॉर्ड हुआ था 1993 में। उस समय में दिया गया कि चलो ठीक है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता देते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस समय में ये माना नहीं गया, है ना। और अभी एक अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ठीक है, सऊदी अरबिया भी है। अब देखिए चीज़ों को समझिए, इसको चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। पहले क्या था कि मिस्र का जो है डोमिनेंस था कहाँ पे? गल्फ कंट्रीज में, ठीक है। अब क्या हुआ कि मिस्र का डोमिनेंस खत्म होके, और तो वो सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब मिस्र का डोमिनेंस खत्म होके अब वो डोमिनेंस जो क्या है वो ईरान लेना चाहता है, इराक लेना चाहता है, सॉरी। और वो क्या कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है किसको? हमास को, क्योंकि हमास के पास इसराइल फिलिस्तीन के पास अब अपना कुछ नहीं बचा है। बस उसके पास एक टेरिटरी है, बाकी उसके पास कुछ नहीं है, ना उसकी सरकार है अपनी, ना कुछ उसके साथ व्यवस्था है, वो सारी चीज़ इसराइल जब्त कर चुका है। जब जब ये कहा गया है कि जब जब इसराइल और फिलिस्तीन का हमला हुआ है तो फायदा इसराइल को ही हुआ है ना। इसराइल जो है उसमें क्या किया है कि संपत्ति, ये सारे छोटे छोटे टुकड़े पे इसराइल कब्जा करने लगा। और अभी भी इसराइल ये बोला है कि ये हमारी अंतिम युद्ध होगी, इसराइल का ये स्टेटमेंट है। उसके बाद हम दोनों तरफ कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना, ले लिए। तो हमेशा जब भी हुआ है तो ये चीज़ ऐसी, अगर आप एक तरीके से एक पक्ष को देखेंगे तो इसीलिए क्या कहता है कि किसी को भी शरणार्थी को शरण नहीं देता है। फिलिस्तीन तो शरणार्थी था, सॉरी इसराइल तो शरणार्थी था फिलिस्तीन में आके, ठीक है ना। तो वो शरणार्थी बनने के बाद वो क्या किया कि इतना अपने आप को डेवलप किया, और उसको इतना सताया गया था हिटलर के द्वारा या इस तरह की चीज़ों के द्वारा, तो अपने आप को इतना डेवलप किया कि वो सारी चीज़ों को हथियाने का प्रयास किया। तो अभी क्या कर रहा है कि उसको सपोर्ट कर रहा है, अभी सोच रहा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हमास को वो ईरान क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बाकी अपने पास तो उसको है नहीं, जो आयरन डोम टेक्निक है उसको मारता है, मिसाइल जो देता है वो सारा जो है ये दे रहा है, हिजबुल्ला वाला भी फाइनेंस कर रहा है उसको, ट्रेड फंडिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है ये देखेंगे कि ये प्रायोजित है। और अब क्या है ना कि ये देखिए, जब भी ये वेस्ट वाला जो पार्ट है ना वो हमेशा से केंद्र रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो कोई भी देश जो है, या अमेरिका हो या चाइना हो या रसिया हो, वो चाहता है कि अपना प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित करके रखे। भारत के साथ क्या समस्या है कि भारत को दोनों के साथ काम करना है, इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी लेना है, उसके साथ जो है ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना है। तो भारत हमेशा से किसी एक के साथ रह ही नहीं सकता है, उसका समस्या यही है। तो अगर इजराइल फिलिस्तीन का समस्या का समाधान आपसे पूछता है, एक तो ये पार्ट आप लिख दीजिए, कारण क्या है इसको बता दीजिए, कौन कौन सा ओस्लो एकॉर्ड हुआ, अब्राहम एकॉर्ड हुआ, द्विराष्ट्र का सिद्धांत आया 1967 वाला आया, यासर अराफात पीएलओ का गठन किए, ये सारी चीज़ों को आप लेके लिख दीजिए। उसका जब कंक्लूड करने का पार्ट आएगा, पूछेगा आपसे कि इसका समस्या का समाधान क्या है, तो समस्या का समाधान आप हमेशा एक ही चीज रखेंगे कि जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है उसको पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर धर्म के आधार पर लड़ाई होती, तो धर्म के आधार पर तो लड़ाई का कोई औचित्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान बांग्लादेश का विभाजन नहीं होता, समझ रहे हैं ना। ये वाली चीज है, तो आपको इस पार्ट को कोट करना है कि ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये साम्राज्यवाद की लड़ाई है ना, ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो आपको हमेशा ये कोट करना है कि इसका द्वैराष्ट्र सिद्धांत जो है इस समस्या का एकमात्र समाधान है, ठीक है। और बाकी क्या करना है कि वार्ता के स्तर पे इसको खत्म करके इस युद्ध को खत्म किया सकता है, ठीक है। इस तरह से इसको कंक्लूड कीजिए आप। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। तो इसके 6 कुल प्रावधान हैं। एक तो डिजिटल इंडिया एक्ट क्या है वो लिख दीजिएगा आप। इसमें जो डीफेक्ट टेक्निक है, एआई से संबंधित समस्याएं हैं, इसको लेके आ रहा है। बिग डेटा टेक्निक है उसको लेके आ रहा है। यूरोपियन, देखिए भारत का क्या समस्या है ना कि यूरोपीय संघ जो है वो अपना डेटा वो लेके आया है, संरक्षण विधेयक लेके आया है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया है। चाइना का अपना है, अमेरिका का भी अपना है, तो इंडिया को क्या करना है कि अपना करना है, और इसी के लिए बात चल रही है, ठीक है।
वही चीज, तो उसी को लेके इसमें इसको कंक्लूड करना है। इसके बाद क्या करना है कि इसको 25-26 तक 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है इसमें, ठीक है ना, डिजिटली। तो ये सारी चीज़ों को कोट कर दीजिएगा और बाकी उसके 6 प्रावधान जो है वो देख लीजिएगा गूगल करके, ठीक है, उस सारे को उसको कोट कर देना है। इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, साइंस साइंस टेक वाले में भी कर सकते हैं, करंट में भी कर सकते हैं, बाकी इकोनॉमी वगैरह में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत यूएस के बीच संबंधों में सुधार किस प्रकार से उपयोगितामूलक है, और हाल ही में आयोजित 5वीं वार्षिक भारत यूएस 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद जारी घोषणा पत्र के मुख्य तथ्यों की चर्चा करें। देखिए, भारत और यूएस का जब आप बात करेंगे ना, तो जब भारत की आज़ादी हुई थी तो उस समय में क्या बोलते हैं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो समर्थन किए थे कि हाँ चलो उसको क्या करना है कि आज़ाद कर देना है भारत को, ब्रिटेन के पक्ष में मतलब भारत के पक्ष में ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन को बोले थे। अमेरिका का पक्ष हम हमेशा देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का एक कथन है, वो बोले थे कि अमेरिका जो है ना वो किसी के साथ नहीं है, वो उसके साथ है जो उभर रहा अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है ना, हमेशा देखिएगा। अब क्या है कि अमेरिका के साथ क्या है कि चाइना उसको क्या कर रहा है कि इन्वेट करने जा रहा है, 2027-28 तक ऐसा रिपोर्ट है कि चाइना 1 नंबर पे आ जाएगा, छोड़ देगा अमेरिका को पीछे, ठीक है ना। वो तो आगे बताएंगे कि क्या क्या इशू है, वो कॉन्फ्लिक्ट उसका क्या है। मतलब अगर अमेरिका का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है अभी तो चाइना है ना। और चाइना को काउंटर करने के लिए अगर किसी के साथ उनको खड़ा, रसिया के साथ खड़ा हो नहीं सकता है अमेरिका, चाइना से खड़ा हो नहीं सकता है, तो उसको खड़ा किसके साथ होना पड़ेगा, इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इंडिया का भी इंटरेस्ट ऐसा है कि उसको जो रसिया वाला पार्ट हुआ है, तो रसिया के साथ जो संबंध बिगड़े हैं, जैसे कभी भी रसिया क्या करता है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है आके, कभी इंडिया के साथ खड़ा हो जाता है, तो पहले वाली स्थिति इंडिया की रही नहीं। तो अभी भी क्या है कि अगर आप देखेंगे कि व्यापार के स्तर पे भी जो है अमेरिका का भारत के साथ संबंध अच्छा रहा है, ठीक है ना। तो अमेरिका, भारत को क्या करना है कि अमेरिका के साथ रहना है और अमेरिका को भी भारत के साथ संबंध रखना है। तो ये क्या है कि द्विपक्षीय संबंध है और दोनों का ये बायलैटरल ट्रेड वाला संबंध भी है। अब देखिएगा कि इसमें अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ना कि संबंध क्या है, तो संबंध में आपको कल भी बताए थे, आप बना लीजिए इसमें, ऐसे बना सकते हैं आप, 4 वाला बना सकते हैं, 5 वाला बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें लिख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि सांस्कृतिक है, आर्थिक, राजनैतिक, रक्षा है। इसमें बाकी सारी चीज लिख सकते हैं आप, तात्कालिक भी लिख सकते हैं, कूटनीतिक भी लिख सकते हैं, जितने पॉइंट हैं आपके पास उतना लिख दीजिए। और पहले से क्या संबंध चल रहा है, वर्तमान में क्या है, ठीक है, इसको ऐसे ही कंक्लूड करना है इस संबंध को। किसी भी देश का संबंध लिख रहे हैं तो ये पॉइंट है, आपको इसको रट लीजिए, इसका फॉर्मेट बना लीजिए, आपको उसके साथ लिखना है। भारत के साथ नेपाल के साथ लिखना है, भूटान के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ ही लिखना है। साथ में कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का प्रयास करना है भारत, और कहाँ पे दूर करना चाहिए, इसको भी आपको साथ में लिखना है, ठीक है। हाँ, वो तो हमेशा से रहा है, वो सारी चीज उसमें चलाएगा, आपको रक्षा वाला में चलाएगा, कूटनीति वाले में चलाएगा, ठीक है। देखिए, आप एक चीज जो इंडो पैसिफिक वाली बात किए हैं, तो दक्षिणी चीन सागर का जो विवाद रहा है, तो अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा समस्या चीन के साथ क्या है, दक्षिणी चीन सागर विवाद वाला समस्या है कि वो वहां पे, देखिए आप सारी चीजों का देखिएगा तो वो क्या रहा है ना कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वो सारी चीजों का गढ़ है। आसियान का गठन आप देखेंगे तो इसी कारण से हो रहा है, बिम्स्टेक का गठन देखेंगे तो इसी कारण से हो रहा है। तो सबका क्या है कि प्रभुत्व करना है उसमें, क्योंकि भूमध्य सागर से देखेंगे व्यापार का रास्ता उतना नहीं है इतना कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से है, ठीक है ना। तो आप अगर देखेंगे पूर्व में भी जाएंगे तो कोलंबस आया या वास्को डी गामा आया, वो किस लिए आया, व्यापार के लिए आया। तो जो समुद्री रास्ता था उसका व्यापार के लिए वो प्रयोग होता था, चाहे सिल्क रूट पहले था तो वो सारा व्यापार के लिए था। तो अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो व्यापार के लिए होता है, ठीक है ना, चाहे चाबहार बन रहा है या बीआरआई प्रोजेक्ट हो रहा है, सीपीसी प्रोजेक्ट हो रहा है, तो सारी चीजें क्या है, इसी चीज से है। तो अमेरिका का ये है कि हमारा जो है प्रभुत्व इस पे बना रहे, और इसी कारण से क्या करता है कि वो इस सारी चीजों को लेके चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों को दिखाते रहना है, और बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे भटक जाएंगे आप। तो जो जो चीजें पॉइंट हैं, ये इतना पॉइंट आपको बताए हैं, इस पॉइंट को आप लिख दीजिए ले जाके। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, जैसे 2+2 का अभी यूके के साथ भी हो गया, पहले 4 ही था, अब यूके के साथ भी है, ठीक है ना। 4 तो पहले से है ही, इंडिया है, सॉरी इंडिया के साथ किसके साथ है, रसिया के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है और अमेरिका के साथ है। अभी क्या है, यूके के साथ भी इसका हो गया है। तो ये पांचों को लिख दीजिए आप कि 2+2 वार्ता है। 2+2 वार्ता क्या है, तो रक्षा का क्षेत्र, रक्षा और साथ में क्या है, फॉरेन का है, ठीक है, दोनों के साथ होता है 2+2 वार्ता। तो इसका उद्देश्य यही है कि दोनों का क्या है, रक्षा और विदेश संबंध को स्थिरता प्रदान करना है और बना के उसमें आगे इसके लिए काम करते रहना है, ठीक है।
तो रक्षा क्षेत्र में क्या क्या समझौते हुए हैं उसको लिख दीजिए, विदेश के संबंध में क्या क्या समझौते हैं उसको लिख दीजिए, और उसको करके कंक्लूड कर दीजिए। हमेशा ये लिखिएगा कि कोई भी जो जैसे 2+2 वार्ता का उद्देश्य ही इस तरह का था कि कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। जो डिप्लोमेटिक हमारी जो वार्ता हो रही है दोनों देश के बीच में उसको बढ़ावा देना है, चाहे वो यूएस के साथ हो रहा हो या रशिया के साथ हो रहा हो या जापान के साथ हो रहा हो, ठीक है। और इसको करके उसको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। इसमें जो जो प्रावधान है उसको आप एक बार तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 12 तरीके के समझौते इसमें भी हुए हैं, इसको 12 तरीके के समझौते को लिख के, क्योंकि ये सब हिट टॉपिक है, आपसे पूछेगा। वार्ड पिछले बार पूछ दिया है तो हो सकता है कि इस बार 2+2 पूछ दे आप लोगों से, ठीक है ना। तो अगर 2+2 पूछता है आपसे, हाँ ब्रिक्स वाला भी पूछ सकता है, जोहान्सबर्ग में पूछ सकता है, आसियान वाला भी पूछ सकता है आपसे, G20 भी पूछ सकता है। G20 तो पिछले 3 बार से हिट टॉपिक है ना, वो कभी पूछ सकता है। और G20 आपसे अगर नहीं भी पूछे ना, तो भारत के कूटनीतिक स्तर से G20 को आप जरूर लिखिए आइए, है ना, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। क्योंकि लोगों को नहीं लग रहा था कि इतने बड़ा वैश्विक मंच पे जो है, इतना बड़ा वैश्विक जो है आयोजन जो है भारत कर पाएगा। तो ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, ठीक है। तो ये इसको आप हमेशा कोट कीजिए कहीं भी, G20 वाले को उनको। बिहार में भी इसका हुआ है, बिहार में कहाँ इसका बैठक हुआ है पता है, G20 वाले का, हो सकता है आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन में। हाँ पटना में किस चीज़ का हुआ है, आइए। हाँ लेबर लेबर समिट हुआ है उसका, है ना। हाँ तो 22 से 23 जून के बीच में, 21 से 23 जून के बीच में हुआ था, ठीक है। 21 से 23 जून के बीच में हुआ है, लेबर समिट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। हो सकता है माइट भी अगर पूछ दे भारत में, ठीक है, मतलब शॉर्ट वाले क्वेश्चन में, तो इसको आप ध्यान रखिए। देखिए छोटे छोटे चीज़ों पर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, क्योंकि अब जो है ना बीपीएससी का बदलता हुआ जो पैटर्न है, अब रटा रटाए वाला चीज़ें नहीं रह गया। पहले ये था कि आप यहाँ से रटिए, जाके वहाँ पे उल्टी कर दिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 67वीं वाले में देखेंगे तो सबको लग रहा था कट ऑफ जाएगा 410 420, कट ऑफ देखिए कहाँ चला गया, ठीक है ना। तो अब स्थिति ऐसी है कि अब रटा रटाया ज्ञान काम नहीं देगा आपको, इवन दो कि यू कैन नॉट राइट ऑल दोज थिंग्स इन हिस्ट्री ऑल्सो। हिस्ट्री में भी आपको चीज़ों को बदलते हुए परिवेश में लिखना पड़ेगा। मौर्य कला है, बिल्कुल, अगर मौर्य कला है तो मौर्य कला के वर्तमान में क्या विकास हुए हैं, अगर आप मौर्य कला लिख रहे हैं और संसद भवन में लगे हुए मूर्ति को अगर आप नहीं लिख रहे हैं, योर क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, योर आंसर इज नॉट कंप्लीट, ठीक है ना। क्योंकि चीजें ये जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार से आपको ढलना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्रिकेट में 250 रन बच जाते तो लगता था कि बहुत हो गया 50 ओवर के मैच में, आज 400 रन भी सेफ नहीं है। चीजें बदली ना, तो आपको अपने अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा इस तरीके से। तो अगर आप कोट नहीं कर रहे हैं मौर्य कला में यहाँ वाला संसद भवन वाले पॉइंट को, तो वो क्वेश्चन आपका अधूरा रह जाएगा। अगर आप कोट कर दे रहे हैं तो हो सकता है 2 नंबर बढ़ा दे आपको, समझ। किसी को करंट वाले टॉपिक को नहीं, कंक्लूजन से एंड कीजिए ना, कंक्लूजन में एंड कीजिए, या स्टार्ट में भी कर सकते हैं कि इसके वर्तमान परिवेश को अगर देखा जाए, अगर अभी करंट इशू में देखा जाए तो इसकी अभी भी जो है क्या है कि बनी हुई है, इसकी जो प्रायिकता बनी हुई है, अभी भी इसके इंपॉर्टेंस इसका बना हुआ है, इसका वर्तमान उदाहरण संसद भवन में देखा जा सकता है, ठीक है। आप कहीं भी इसको कोट कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमेशा या तो भूमिका में कोट कीजिए या तो कंक्लूजन में कोट कीजिए, हमेशा से, ठीक है ना। कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं कि जो मौर्य कला की, हाँ ज़्यादा बेहतर कंक्लूजन में, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट होगा ये। हम्म, देखिए, हाँ कोट एस्से का चीज़ अलग है। एस्से में कोटेशन से स्टार्ट कीजिए, जैसे किसान आंदोलन का कथन है, स्वामी सहजानंद का ही था स्टोरी, कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वही किसान कहलाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है, वही शासन चलाएगा, ये उनका कोट है, ठीक है ना। तो अब क्या कि इसको कोट को पहले कोट कर दीजिए आप, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, भले वो जीएस का क्वेश्चन है, इस कोट को अगर आप किसान आंदोलन लिख रहे हैं इसमें आप लिख दीजिए, तो कितना ब्यूटीफाई क्वेश्चन हो गया, वो डिफरेंट हो गया ना। तो आप इसको कोट कर दीजिए पहले, अगर आपको याद है तो। हाँ देखिए एससे का कुछ नहीं कहा सकता है, लेकिन अगर आप 150 प्लस लेके आ रहे हैं तो दैट इज सेफ स्कोर फॉर यू, है ना। कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन वही बोल रहे हैं ना कि अगर आप देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट है, किस चीज का। देखिए ये सारी धारणाओं को जो जो पुराना वाला जो पूर्वाग्रह है ना, वो सारा बीपीएससी तोड़ चुका है। आप देखिए अभी 69 जो हुआ है, कोई थोड़ी सोचा था कि 91 जाएगा इसका। क्या फर्क पड़ा कि अगर 1/4 नेगेटिव है तभी भी उतना ही गया, और 1/3 है तभी भी उतना ही गया, और अगले बार अगर वन अगर हाफ कर दे तभी उतना ही जाएगा। ये जो चीजें बदली हैं, आप देखिए कंपटीशन का लेवल बदल चुका है। आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन गांव में जो बच्चे डेडिकेटेड हैं वो गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं, भले यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं या बहुत सारे सोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यहाँ से किताबें कुरियर हो जा रही हैं, सारी किताबें ऑनलाइन मौजूद हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे,
समझ रहे हैं ना? तभी तो कंपटीशन देख रहे हैं ना, 6 लाख बच्चे अगर बैठते हैं एग्जाम में और 6,000 प्रीलिम्स पास करते हैं, तो कंपटीशन तो वही है अभी भी। पढ़ने वाले बच्चे उतने ही हैं, उसमें उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन संभावना ये है कि आप अपने अंदर नवाचार ला रहे हैं कि नहीं, बदलाव ला रहे हैं नहीं, कि मौलिक कला में लिख रहे हैं फिर वही रटा रटाया चीज लिख के आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बदलाव नहीं किए हैं। तो हिस्ट्री इज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द साइंटिफिक कॉर्नर ऑफ बिहाइंड दैट। ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि इतिहास भी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक साइंस है, पूरा पूरा क्रोनोलॉजी है, पूरा पूरा क्रोनोलॉजी है ना हिस्ट्री। अब इसको सिर्फ हिस्ट्री के समझ में कैसे देखेंगे? अगर आपसे पूछता है कि गुप्त काल जो है स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो उसको समझाइए कि स्वर्ण काल क्यों है, उसको फैक्ट के माध्यम से आपको समझाना पड़ेगा। हाँ। हम्म, जैसे देखिए उसका एक और उदाहरण आपको बताते हैं, गांधी, है ना? आप ऐसे लिख रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कोटेशन याद आपको आया, ग्रामीण विकास के लिए स्वच्छता जरूरी है, भले गांधी नहीं बोले थे, लिख दीजिए, वो गांधी बोले थे। गांधी का कथन था कि ग्रामीण विकास के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। किसी को नहीं पता है, क्योंकि गांधी से कोई बात करने तो गया नहीं। तो गांधी जी क्या बोल के गए? कुछ भी अच्छा कथन है, इसको कोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रॉल्स कहे थे कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, है ना? तो अब इसको कोट कर दीजिए, अच्छा कथन है। वॉल्टेयर का कथन था कि तुम जो कह रहे हो मैं उससे पूर्णतः असहमत हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने के अधिकार का मैं मरते दम तक समर्थन करूंगा। समझ रहे हैं? तो अगर कोई मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आया, आप इसको कोट कर दिए, तो कितना ब्यूटीफाई क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्योंकि वाल्टेयर बहुत बड़े व्यक्तित्व है, उनको आप कोट कर रहे हैं उस क्वेश्चन में। उसको समझ में आया कि इस बच्चे को समझ है प्रश्न का, और इसको किसी का कथन याद है, मतलब इसने वॉल्टेयर को पढ़ा है। भले वॉल्टेयर को नहीं पढ़े हैं पूरा, लेकिन उसका एक कोटेशन अगर आप कोट कर दे रहे हैं, तो उसको पता है कि पूरे वॉल्टेयर को आपने पढ़ा है, और वो बहुत ब्यूटीफाई हो जाएगा उस चीज़ों को। तो जो चीज़ें आपको अलग बनाएंगी, उसको करने का प्रयास कीजिए हमेशा। हम्म। 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 देखिए, अब बताते हैं, इसको बताते हैं, इसमें क्या है देखिए। कोई भी जो वार्ता होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारी आपकी वार्तालाप हो रही है, तो उसका एक कॉमन है ना, हम भी टीचर है, आर कुमार सर भी टीचर है, और भी लोग टीचर है, लेकिन आके पढ़ाएंगे तो कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। उसी तरीके से दो देश का भी एक सिलेबस है नहीं? रक्षा क्षेत्र में वार्ता होगा ही, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वार्ता होगा ही, सामरिक क्षेत्र में वार्ता होगा ही, डिजिटल क्षेत्र में वार्ता होगा ही, राजनीतिक क्षेत्र में वार्ता होगा ही। ठीक है ना? तो इन सारे क्षेत्र में तो वार्ता होगा ही। तो आप लिख दीजिए, वो क्या पता है कि कौन सा वार्ता हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। जो कॉमन फैक्टर है, इसी को बोलते हैं कि कॉमन सेंस। इसलिए कहा था कॉमन सेंस इज नाउ बहुत अनकॉमन है, कॉमन सेंस अब कॉमन नहीं रह गया है। समझ रहे हैं ना? तो जो जो चीजें हैं उसको लिख के आइए, कोट करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक, हाँ, उसका बेसिक बेसिक लिख दीजिए, और इस सारी चीजों को लिख दीजिए कि रक्षा क्षेत्र में इस तरह का समझौता किया गया, पर्यावरण के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रहा है, पेरिस एकॉर्ड जो है उसको वो करने की बात चल रही है, अभी भारत पंचामृत योजना। इस तरह की चीजों को रट लीजिए, जो पंचामृत का 5 प्रावधान है उसको रट लीजिए, है ना? कहीं भी कोट कर दीजिए उस चीज को। पंचामृत तो हुआ है, दिए है ना, मोदी जी दिए हैं, मिशन लाइफ दिए हैं। तो इस तरह की चीजों को रट लीजिए, कहीं भी इसको कोट करके चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट को रट लीजिए अगर जलवायु, हाँ। हाँ। हाँ, वो पंचप्राण भी दिए हैं, सन लाइफ भी दिए हैं, पंचामृत योजना भी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ों को रट लीजिए, इसको कोट करके चले आइए। अगर आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन वाला जो कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो रियो मतलब 1972 से लेके अभी तक जितना है उसको एक जगह आप लिख लीजिए, और नहीं भी पूछे उसको लिख दीजिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए इतने प्रयास किए गए हैं। सारा चीज COP 28 तक आप लिख दीजिए। भारत भी इसको प्रपोज कर रहा है कि हम अपना COP 32 करेंगे, करवाएंगे हम। उसको ही लिख दीजिए कि भारत का भी विजन है। आपको देखिए, आपको जो चीजें जो प्रावधान है उसको लिख दीजिए। फेल्ड है कि नहीं है वो डिसाइड करेगा, उसमें उसको सोचना नहीं है आपको। आपको बस ये बोलना चाह रहे हैं कि जो फैक्ट है, जो क्रोनोलॉजी में जो पार्ट चला है उसको लेके लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना? फैक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फैक्ट का एग्जामिनेशन है, दिस इज PCS नॉट IAS। एंड यू शुड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, 6 पिलर नहीं है इसमें, 6 पिलर की बात हुई है, ऐसे इसका 9 पिलर है। डिजिटल इंडिया एक्ट किया, जब डिजिटल इंडिया आया था 2014 वगैरह में। हाँ हाँ। तो इसके 9 प्रावधान है, इंटरनेट तक सबकी पहुंच, मोबाइल तक सबकी पहुंच। तो इस तरह की जो है उस पर 9 प्रावधान है। हम्म। पता है आपको? एज ए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में, एज ए स्टूडेंट या एज ए व्यक्ति, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप डिजिटल में क्या क्या प्रावधान चाहते हैं, क्या क्या बदलाव बदलाव चाहते हैं। जैसे आप अगर, हम्म,
तो बार बार आपको बोल रहे हैं कि फैक्ट गलत नहीं लिखना है। हाँ, फैक्ट गलत नहीं, फैक्ट गलत नहीं लिखना है, चीजों को सही जैसे मान लीजिए कि रक्षा वाला जो आपको बताया कि रक्षा क्षेत्र में लिखना है या जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में लिखना है या कोई भी इस तरह की चीज, उसमें फैक्ट मत घुसाइए कि $300 बिलियन का समझौता हुआ। ये फैक्ट नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में इस तरह की चीजें की गई, जनरलाइज लिखना है। अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ जनरलाइज लिखिए, उसे फैक्चुअल गलत मत लिख के चले आइए। हाँ, जो जो 9 पिलर्स हैं, है ना, जो 9 पिलर्स, जैसे 6 समझौता हुआ, तो 6 समझौता आप कैसे गलत देखेंगे? तो आपको बोले हैं शुरू कि गूगल करके उसको पढ़ लीजिए, आपको तो हम ये बोले हैं ना। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली उस 6 को लिख के आइए, इसके 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया एक्ट के, तो उस 9 पिलर को आप गलत कैसे लिख देंगे? उसको रट लीजिए। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया एक्ट में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उसमें जो जो चीजें हैं उसमें लिख दीजिए। समझ रहे हैं कि डिजिटल इंडिया करने के लिए, किसी को डिजिटाइज करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और क्या क्या करना जो है सही है। मतलब बोल दिया कि 6G को बढ़ावा दे रहा है, भाई सीधी सी बात है, सरकार 6G को बढ़ावा देगा ही। 5G तक टेक्नोलॉजी कॉमन, इसलिए बोल रहे हैं ना कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है एग्जामिनेशन में। सब चीजें आपको ना याद रहेगी ना, संभावना है कि आप याद करके लिख पाए वहां पे। तो लिख दीजिए कि सरकार जो क्या कर रही है, 6G को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, सब सरकार कर रही है, ठीक है ना। ये चीजें हैं, समझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सरकार काम नहीं कर रहा है, वैश्विक परिवेश में कहाँ काम नहीं हो रहा है। तो अगर आप लिख दीजिएगा कि जो है तापमान को कम करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, या कार्बन जो है उसको इंटेंसिटी को कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ग्रीन व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए काम चल रहा है, तो ये तो सही है। ये तो कहीं भी आप इसको कोट कर सकते हैं, जो जो सही है वो सही है। इसमें फैक्ट मत कीजिए कि सरकार जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए $500 जो है इन्वेस्ट की है यहाँ पे, ये बस नहीं लिखना है आपको। हाँ, पता है तो बिल्कुल लिखिए, अगर पता है फैक्ट तो उसको बिल्कुल लिखिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। कोई कमेटी के बारे में आपको पता है, कोई रिपोर्ट कोई सूचकांक जारी कर रहा है उसके बारे में पता है, नीति आयोग का एकदम पता है कि नीति आयोग जो है ये बोला है पॉवर्टी के बारे में, तो उसको कोट कर दीजिए। अमर्त्य सेन कुछ बोले हैं तो उसको कोट कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। ऐसे चाइनीज प्रोवर्ब है कि किसी को मछली देने से अच्छा है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दिया जाए, है ना। तो अगर स्किल इंडिया के डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, अगर बिहार में बढ़ावा देते हैं कि स्किल जो जैसे मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है, तो उसमें आप ये कोट कर सकते हैं चाइनीज प्रोवर्ब को, कि चाइनीज प्रोवर्ब ऐसा है कि बिहार सरकार इस योजना को इसलिए ला रही है कि किसी को मछली पकड़ने से मतलब मछली देने से अच्छा है कि मछली पकड़ना सिखा दिया जाए। और इसी कारण से कि जो है उद्यमी योजना लाया जा रहा है, उसमें ₹25,000 क्या कर दिए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, है ना, कि उसमें प्रशिक्षण के लिए खर्च किया जाएगा। बाकी है इसमें आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट हैं। चीन यूएस तनाव का मुद्दे हैं, और इसमें अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर ही दिए हैं, उसी में आ जाएगा सारा जो है। वर्तमान में तनाव के क्या क्या मुद्दे हैं, इसको समझ लीजिए। इसको दक्षिण चीन सागर विवाद रहता ही है। दूसरा ये कि जो उइगर मुसलमान हैं, है ना, तो उनका मानवाधिकार वाला मुद्दा था, उसको यूएस उठाता है हमेशा से। दूसरा ये है कि हांगकांग का जो वो है स्वतंत्रता के लिए जो काम चल रहा है, उसके लिए अमेरिका आवाज उठाता है। अभी अगर तत्काल में देखेंगे, तत्काल में यूएस और भारत के बीच तलखी क्यों हुई है, तो नैन्सी पेलोसी चली गई थी ताइवान, है ना, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष थी, तो वो चली गई थी वहाँ ताइवान, और इसी कारण से, है ना, हाँ ठीक है, तो वो चली गई थी ताइवान। तो सबसे वर्तमान में तलखी का मुद्दा ये है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के तहत जो ताइवान को अपना अंग समझता है चाइना, तो वर्तमान में कौन, हाँ बिल्कुल। तो आपको इससे चाइना और अमेरिका का पूछ रहा है, इसमें इंडिया का भारत का पक्ष बाद में आपको लिखना है ना। तो वर्तमान में अगर आपसे ये पूछ रहा है कि तलखी के क्या क्या कारण है, आप कंक्लूजन में लिखना है ना। अभी ऊपर में कारण पूछा है कि तलखी के क्या क्या कारण है, तो कारण में आपको ये सब सारा चीज लिखना पड़ेगा ना, कोट करना पड़ेगा कि कौन कौन से कारण है। तो कारण में इसको कोट कर दीजिए। फिर भारत का पक्ष हमेशा से आपको ये भी ध्यान रखना है, हमेशा आपको बोलना है कि भारत का जब भी पक्ष लिखिए तो भारत का कूटनीतिक पक्ष लिखिए। भारत को दोनों तरफ से जो है काम लेना है। अगर चाइना का देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से चाइना का सबसे ज्यादा यहाँ है, डंपिंग चाइना सबसे ज्यादा यहाँ पे माल का करता है, अपना द्विपक्षीय व्यापार सबसे ज्यादा इसका है। तो इस तरह से चाइना के साथ रहना ही है। अमेरिका के साथ क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का जो है विकास हो रहा है, तो अमेरिका का साथ देना है, ठीक है ना। और भारत हमेशा से क्या कर रहा है ना कि दो देशों को मंच पर लाने का काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आसियान में भारत की डायरेक्ट भागीदारी नहीं थी, लेकिन वो भारत क्या करता है कि उसमें दो देशों को मंच पर लाने का हमेशा से प्रयास करता है। अभी G20 में भी जो प्रावधान था कि चाइना को और यूएस को एक जगह पे लेके आना है, चाइना को रसिया को एक जगह बैठा के बात करना है, भले ये पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन भारत का तो यही प्रयास रहता है, ठीक है ना। तो देखिए, जो व्यक्ति कमजोर है ना, वो क्या करता है ना कि दो बड़े लोगों को मिला मिला के रखना है, इससे अपना काम निकल जाएगा।
है ना, डिफेंस डिप्लोमेसी वाला काम करना है, और इसी कारण से जो है डीहाइफेनेशनिंग की टेक्निक जो है इस्तेमाल करता है भारत हमेशा। ठीक है, कौन कौन सी समस्या मतलब? हाँ, इसको लिख सकते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हैं आप। हाँ, ये भी लिख सकते हैं आप। जितनी भी समस्याएं भारत और सॉरी अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही है, वो सारी समस्याओं को कोट कर दीजिए आप। इसकी तो चाइना के साथ समस्या इसमें नहीं पूछ रहा है ना, इसमें ये पूछ रहा है कि भारत की भूमिका का उल्लेख करना है आपको इसमें। तो भारत की भूमिका का सकारात्मक उल्लेख कीजिए कि भारत की इसमें क्या भूमिका है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप इसमें फिर क्वेश्चन में अगर ये पार्ट ये बात करेंगे तो ये क्वेश्चन से आप भटक जाएंगे। अभी क्या हुआ है कि मतलब इसमें आप क्या करेंगे, भटक जाएंगे। इसमें क्या है, बताते हैं इसमें क्या लिखना है। पहले भूमिका स्टार्ट कीजिए कि भारत और चीन का क्या संबंध रहा है, सॉरी अमेरिका और यूएस का क्या संबंध रहा है, और उसमें भारत की क्या भूमिका रही है। यहाँ से आप भूमिका से स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रो वाले पार्ट से। आप जो बोल रहे हैं उसमें स्टेपल वीजा वाला जो मामला चला था, जानते हैं ना स्टेपल वीजा क्या होता है? क्या होता है स्टेपल वीजा, बताइए। स्टेपल वीजा क्या होता है अगर आपसे पूछे? नहीं, स्टेपल मतलब क्या करना होता है? स्टेपल कर देना, पिन कर देना। समझिए चीजों को, स्टेपल वीजा के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपसे इंटरव्यू में पूछेगा अगर आपसे, तो उसको हिंदी में बोलते हैं नत्थी वीजा, नहीं बोलना है, स्टेपल वीजा ही नाम है उसका। उसका आप हिंदी रूपांतरण मत कीजिएगा, कहीं नत्थी वीजा मत लिखिएगा। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, नहीं मत लिखिएगा, स्टेपल वीजा ही लिखिएगा उसको, ठीक है। पहले से ये बता दे। स्टेपल वीजा में क्या होता है कि आप जब पासपोर्ट बनवाएंगे, देखेंगे जब कहीं की यात्रा करेंगे ना, तो पास जब आपको वीजा प्रोवाइड करता है कोई भी कंट्री, अगर आपको यूएस जाना है तो बहुत तरह के वीजा होते हैं। स्टूडेंट वीजा अलग होता है, व्यापार के लिए अलग वीजा होता है, ठीक है ना। आप डिप्लोमेसी के लिए जा रहे हैं, अलग वीजा होता है। तो उस तरीके से वीजा डे के लिए प्रोवाइड किया जाता है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आप जब यात्रा करते हैं यूएस के लिए, तो पासपोर्ट पे ना वो किया जाता है आपको, मतलब स्टाम्प कर दिया जाता है कि आप अमुक देश गए थे आपके पासपोर्ट पे। वो क्या है ना कि आपके पास एक डेटा है, यूएस गवर्नमेंट के पास भी एक डेटा हो गया, इंडिया के पास एक डेटा हो गया, और आपके पासपोर्ट जो है इटसेल्फ, वो उसमें डेटा है कि अमुक व्यक्ति जो है अमेरिका इस डेट में गए थे। एक डेटा हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई आतंकवादी गतिविधि में जाके नहीं शामिल हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी गतिविधि जो देश के लिए हानिकारक है, आप नहीं शामिल हो सकते हैं। स्टेपल वीजा का क्या प्रावधान है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पासपोर्ट है ना, ये हमारा पासपोर्ट कॉपी है। तो स्टेपल में क्या करता है ना कि वो एक पेज स्टेपल कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्टेपल वीजा, कि वो मोहर नहीं मारता है उस पे, ठीक है, पासपोर्ट पे। वो क्या करता है ना कि एक पेज स्टेपल कर देता है, और वही वीजा है आपका। और वो गया चाइना में, वो पेपर को फाड़ के रख लिया। तो भारत को पता ही नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश से कौन यात्री गया हमारा वहां पे चाइना में, किस तरह की गतिविधि में संलग्न हुआ। समझ रहे हैं चीजों को? तो इसीलिए स्टेपल वीजा वाला विवाद हमेशा से रहता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा रखिएगा। हाँ, तो वो वाला। हाँ, बिल्कुल, तो इसीलिए वही वही स्टेपल वीजा का मामला। बिल्कुल, तो क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट मानता है अपने, ठीक है ना। तो इस पार्ट में वो घुसना ही नहीं है, क्योंकि इस पार्ट के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। इसमें पूछ रहा है कि भारत की भूमिका क्या है। तो इंटो से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि भारत के साथ जो 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 चाइना और यूएस के बीच में जो जो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों को वो कोट कर देना है आपको। और उसके बाद अंतिम में भारत की भूमिका क्या है, तो भारत क्या कहेगा कि उसमें लिख दिया कि G20 में भारत जो है दोनों को लाने का प्रयास किया था। आसियान वाले सबमिट में भी है, जो ईएसए है, पूर्वी एशिया सम्मेलन, उसमें भी है, दोनों पार्ट है, तो दोनों उसमें लाके वार्ता कर सकता था उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह की भारत की जो भूमिका है उसमें लिख सकते हैं, कंक्लूड कर दे सकते हैं इसको लिख के, ठीक है। भारत की भूमिका को हमेशा सकारात्मक दिखाना है आपको, ठीक है। ये है, नेक्स्ट है, अमृत काल में भारत के लिए अवसर एवं चुनौतियां दोनों विद्यमान है, कैसे चुनौतियों का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है, ठीक है। एक तो आजादी का अमृत काल है, कब से कब तक है, इसको आपको कोट करना है, भूमिका में यहाँ से शुरू करना है आपको कि आजादी का जो अमृत काल है कब तक है, 2047 तक है, ठीक है। तो अमृत काल में जो देखिए, फिर आपको हम यही बता रहे हैं कि इसमें क्या करना है कि कॉमन लिखना है आपको, जरूरत नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है ना, अमृत काल वाला क्वेश्चन। और इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, लड़के तैयार करके जाते भी नहीं है। लेकिन भारत की क्या क्या चुनौती है तो आपको पता है ना, भारत की क्या क्या चुनौती है और भारत का क्या क्या विजन है, ये तो आपको पता है।
तो इसमें भी क्या करना है कि आपको इसी तरीके से जो है डायग्राम बना देना है और डायग्राम बना के लिख देना है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनौती है, विदेश व्यापार के संबंध में क्या क्या चुनौती है, रक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनौती है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में क्या क्या चुनौती है और उसको भारत उसके लिए क्या समाधान के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। पहले समस्या दिखा देना है कि इसमें ये समाधान है, ये चीजें हैं, और उसके साथ में हमेशा लिखिए कि भारत सरकार की कौन सी योजनाएं उसके लिए चल रही है, ठीक है ना। एक योजना का लिस्ट तैयार कर लीजिए, भारत सरकार का भी, बिहार सरकार का भी, ये बहुत काम आएगा आपको। 7/7 दोनों को याद है आप लोगों को? 7/7 दोनों याद है ना? हाँ, हाँ, तो 7/7 याद रखिए, इसको कहीं भी कोट कर दीजिए। सात निश्चय, सात निश्चय योजना 1 2 दोनों याद है आप लोगों को? हाँ, तो दोनों को, युवा शक्ति वो तो पहला वाला है, दूसरा है मतलब सशक्त महिला, समृद्ध महिला, तो ये से स्टार्ट है। तो ये दोनों क्या करिए कि दोनों आप याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 7/1 भी याद कर लीजिए, 7/2 भी याद कर लीजिए। कृषि रोड मैप है उसको याद कर लीजिए, हाँ कहीं भी उसको कोट कर दीजिए, जो स्कीम है उसको कहीं भी कोट कीजिए। तो अमृत काल में भारत के लिए क्या क्या चुनौती हैं, और उसके लिए जो है वहां से मोदी जी जो थे वहां से बोले भी थे कि हमको किस किस क्षेत्र में काम करना है, ठीक है ना, उसका एक ठीक है। डेवलप नेशन का सबसे पहला तो यही, तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो डेवलप नेशन बनने के लिए ही हो रही है। उसके लिए हमको एक डेवलप नेशन बनने के लिए क्या क्या किस किन चीजों पे काम करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आवश्यकता किस पे काम करने की है? इंफ्रा पे काम करने की है, इंफ्रा को बढ़ावा देना है। और भारत का देखिएगा, चाहे भारत की तरह जितने भी विकासशील देश और भी हैं, भारत और चाइना में क्या डिफरेंस है? भारत और चाइना लगभग एक ही समय में दोनों आजाद हुआ है। दोनों के विकास में सबसे बड़ा अंतर, इतना बड़ा गैप, ह्यूज गैप क्यों क्रिएट हो गया कि वो 25 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है, हम 5 पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसका गैप का एकमात्र कारण ये है कि ये प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शियरी सेक्टर में आ गया। इंडिया का क्या किया कि सेकेंडरी सेक्टर गायब है, मैन्युफैक्चरिंग इसका हो ही नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है कि इंपोर्ट कर रहा है, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, हमारे पास डॉलर आ ही नहीं रही है। चीज़ों को समझ रहे हैं आपको? तो हमको क्या कर रहा है कि अगर विकसित देश बनना है तो सबसे ज़्यादा किस पे काम करने की आवश्यकता है? आधारभूत संरचना पे और मैन्युफैक्चरिंग पे, कि हमको आधारभूत संरचना का विकास करना है। तो प्राथमिक से हम लोग जो सीधे टर्शियरी में शिफ्ट हुए हैं, उस शिफ्ट में जो बीच में गैप क्रिएट हुआ है, उस गैप को क्या करना है कि कम करना है, ठीक है। और उस गैप को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको इंफ्रा पे काम करना पड़ेगा। तो इंफ्रा पे काम करने के लिए जो सारी चीज़ें आवश्यक हैं उस पे काम करना पड़ेगा आपको। जो इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस होता है सिंगापुर में 1 दिन में मिलता है, भारत में 1 साल में मिलता है, ठीक है, ठीक है ना। देखते हैं। EI जो होता है वो चाहिए। तो इसमें क्या करना है कि ये चीज़ों को कोट करना है कि जो जो छोटी छोटी लूप होल्स हैं, जो भारत के विकास में या किसी भी देश के विकास में जो बाधक होते हैं, उसको क्या करना है कि कम करना है। नॉर्डिक कंट्री से सीखना है कि भारत, नॉर्डिक कंट्री जो छोटी चीज है, इतना खुशहाल देश क्यों रहता है ना। भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी में देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा कम रिपोर्ट करता है। साथ में आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में सिविल सोसाइटीज की भूमिका जरूर लिखिए, कि सब कुछ तो सरकार नहीं करेगी ना। जैसे सरकार ने क्या किया कि कूड़ेदान को बना दिया, लेकिन सरकार कूड़ेदान में आके कूड़ा तो नहीं डाल रही है, तो आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि हर जगह कहा जाता है कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जरूरी है, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी की भी भूमिका है, आपकी भी भूमिका है, नागरिक की भूमिका है, इसको भी कोट करना है साथ में। हाँ, ठीक है ना। साथ में आप ये देखिए कि सिविल सोसाइटी सोसाइटी क्या कर सकती है इसके लिए, एज ए नागरिक आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सरकार को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ों को आपको कोट करना है, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या कमी है। और बिहार में भी लिखिएगा आप, अगर बिहार में देखेंगे, हाँ, हाँ, बिहार में भी देखेंगे आप, तो बिहार में जो सरकार कर रही है काम इसके लिए, साथ में बहुत सारे सिविल सोसाइटीज क्या काम कर रहे हैं इसके लिए, बहुत सारे एनजीओज मिलकर इस तरह के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा जब आप इंटरव्यू देंगे ना, तो आपसे पूछेगा आपसे कि आप क्यों आना चाहते हैं, इस प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, यू आर फ्रॉम IIT, देन व्हाई यू वांट टू कम इन गवर्नमेंट सर्विस, तो आप ये कहेंगे कि हमको जो है समाज का सेवा करना है एंड ऑल दैट, तो बोले कि एनजीओ जाके ज्वाइन कर लीजिए आप, वो भी तो समाज का सेवा कर रहा है। तो उसका आंसर ये है कि एनजीओ के पास क्या है कि सीमित संसाधन है। एक तो संसाधन भी सीमित है, उसके पास क्या है कि उतना उसके पास पैसा पैसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो सारी चीजें हैं, संसाधन भी है, पैसा भी है। तो गवर्नमेंट उस पैसा का इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो है आपका एनजीओ है, समझ रहे हैं ना। तो एनजीओ का भी एक पार्ट है, एनजीओ को भी काम करना है। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आप एनजीओ प्रेशर को क्रिएट कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी कर रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट का इंटीग्रल पार्ट भी तो है। एनजीओ जो काम कर रही है वो गवर्नमेंट के लिए, उसका कल भी बताए थे आपको कि इंड पे देखना है कि इंड क्या करना है। जो एनजीओ भी काम कर रही है वो अंत में जाके क्या कर रही है, गवर्नमेंट को ही सहायता कर रही है। अगर कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ है या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज़ है, अगर मान लीजिए कि कोई शिक्षा का विकास, जैसे मान लीजिए कि आगा खां है बिहार में या जीविका है बिहार में,
वो क्या कर रहा है कि है एनजीओ लेकिन काम कर रहा है, तो अगर जीविका बहुत अच्छा कर रहा है तो सर किसको कौन रिपोर्ट करता है? उसका गवर्नमेंट रिपोर्ट करता है कि हम जीविका दीदी को इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जीविका दीदी हमारे यहाँ, जीविका दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है। सीतामढ़ी में इसका शुरुआत हुआ है कि वो लड्डू बना रही हैं, पोषक लड्डू बना रही हैं बच्चों को देने के लिए, ठीक है ना? तो उससे क्या किया कि पोषण में सुधार हो रहा है, तो अल्टीमेटली सुधार तो सरकार के लिए हो रहा है। तो इस तरह के जब आप देखें तो जो जो चुनौती है सरकार में, और बिहार सरकार में बता रहे थे आपको कि बिहार सरकार में भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। देखिए आप उदाहरण दे सकते हैं, जो लोग बोलता है बार बार कि बिहार में लड़के कोट करके चले जाते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ था झारखंड, तो झारखंड अलग होने के बाद हमारे पास संसाधन नहीं है, तो संसाधन नहीं होने के कारण से बिहार का विकास नहीं हुआ है। भाई जापान के पास कौन सा संसाधन था? समझ रहे हैं? विकास के प्रारूप को आप देखेंगे, मॉडल को देखेंगे, तो जापान तो एक द्वीपीय देश है, कोई संसाधन नहीं है उसके पास, विकास किया ना वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कीजिए। आम का उत्पादन हो रहा है बिहार में, और जो मैंगो जूस बन रहा है वो महाराष्ट्र में बन रहा है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? तो वो आपको लिखना है, वो आपको कोट करना है। जो इंफ्रा का विकास होगा, जब इस तरह की चीज़ें होंगी, जब मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें होंगी, तो क्या होगा कि जो पलायन की समस्या है, देखिए एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक के साथे सब सदे, सब साथे सब जाए, कहा जाता है ना? तो एक समस्या अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप उससे सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। आपको कल भी बताया था कि मेंस आंसर राइटिंग इज ए आर्ट। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप उस ज्ञान को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि पलायन का समस्या क्या है, पूछता है ना, तो दो फैक्टर उसमें काम करता है, एक पुल फैक्टर, एक पुश फैक्टर। पढ़े हैं इस चीज को? ठीक है, तो आप दोनों चीज को लिख सकते हैं कि पुल फैक्टर को भी बिहार सरकार कम कर सकता है और पुश फैक्टर को भी कम कर सकता है। सारी संभावनाएं, बिल्कुल सारी संभावनाएं बिहार सरकार के पास मौजूद है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो आम का उत्पादन वहां हो रहा है, मखाना का आप देखेंगे, बिहार जो है बहुत बड़ा हब है, लेकिन मखाना का है ना, दरभंगा वाला मधुबनी वाला पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा हब है, खासकर मिथिला का पूरा क्षेत्र। लेकिन आप देखेंगे कि मखाना का बिहार में उतनी अधिक वो चीज़ें नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। आप चले जाएंगे गया में, तो वहाँ मखाना का उतना इस्तेमाल नहीं है। मुंगेर में चले जाएंगे, उतना इस्तेमाल नहीं है, और उतना उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। जितना भी जीआई टैग है बिहार में, जैसे शाही लीची है या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, उसका वहाँ पे उस तरह का उतना उत्पादन हो रहा है ना, उसका उतना प्रोसेसिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ें बाहर हो रही हैं। दिल्ली के लोगों को ज़्यादा पता है मखाना के बारे में, और सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार करके दे रहा है। समझ रहे हैं? मछली का उत्पादन के लिए पूरा जो मिथिला क्षेत्र है, वो कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो बिहार सरकार उसके लिए चौड़ प्रसंस्करण योजना ला रही है, तालाब योजना ला रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है सही से। ठीक है ना? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए ला रही है वो सरकारी योजना है, तो ला तो दी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो पलायन की समस्या को रोकने के लिए बिहार सरकार के पास सारी संभावनाएं मौजूद है। बिहार सरकार या तो योजना का इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, या सही ढंग से उसका योजना का जो है शुरुआत नहीं हो पा रही है। इसको आपको लिखना है, क्योंकि आप जो है जब एज ए ब्यूरोक्रेट जब जाएंगे, तो आपसे आप ही को वो रिपोर्ट बनानी है। आगे जो रिपोर्ट अभी देख रहे हैं आप, वो रिपोर्ट आप ही को आगे जाके बनाना है। तो जो एग्जामिनर है उसको पता होना चाहिए ना कि इसको समस्या पता है, तभी तो जाके रिपोर्ट करेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना है कि चुनौती लिखना है, और चुनौती वही है सेम, अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप लिख सकते हैं। इस तरह की चुनौतियां हैं, इसको क्या करना है, इसके समाधान के लिए काम करना है। राज्य सरकार इसके लिए काम कर रही है, भारत सरकार इसके लिए काम कर रही है, सिविल सोसाइटी की ये भूमिका है, नागरिक का ये कर्तव्य है। ठीक है, इसको लिख के इसको कंक्लूड करना है, इस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है, आप क्या लिखेंगे इसमें? आप लिख देंगे कि बिहार पिछड़ा राज्य है, नहीं लिख सकते हैं इसको ना? हाँ, ये वाली चीजें हैं। जाति सर्वे से किस प्रकार राज्य के पिछड़ापन का पता चला है, और राज्य के विकास के लिए क्या रोड मैप बनाया जा सकता है? ठीक है? तो देखिए इस क्वेश्चन की दो तरीके से शुरुआत हो सकती है। एक, आप जा सकते हैं तो बिहार में, आप कल भी बताए थे आपको, 1793 के बाद जो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई थी, तो बिहार एक ऐसा था कि जो जमींदारी एक्ट खत्म हुई थी, कब? सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 51 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित था। तो उसमें क्या हुआ था ना कि दो तरीके की जमीन थी, एक क्या था कि रैयत का जमीन था, और एक क्या था कि मालिक का जमीन हुआ करता था। ठीक है, आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी समझाते हैं, आगे क्वेश्चन में भी लिखने में आपको काम आएगा। तो जब भूमि सुधार हुआ था ना, तो क्या होता था कि लगान से बचने के लिए किसान क्या किए थे, जो 1793 का स्थायी बंदोबस्त हुआ था, तो उसमें क्या था कि जमींदार पे इम्पोज होता था वो चीजें। तो जमींदार के पास जो 500 बीघा जमीन हुआ करती थी, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे ना कि अपना 300 बीघा अपने रैयत को दे दिया करते थे, और 200 बीघा अपने पास रखते थे। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा वो रैयत को देते थे जमीन की, तुम उपजाओ और तुम इसका हमको क्या करना कि ला के देना इनडायरेक्टली फॉर्म में। ठीक है, वो रहेगा जमीन हमारा ही। तो हुआ क्या कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सोसाइटी में, तभी से
और जब भूमि सुधार की प्रक्रिया लागू हुई तो बिहार में आप देखेंगे कि बिहार का विकास अगर नहीं हुआ है, आपको क्वेश्चन भी लिखना है कि हरित क्रांति का बिहार में क्यों नहीं हो पाया विकास, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे भूखंड थे। सबसे बड़ा अगर पंजाब हरियाणा में विकास हुआ है तो उसका कारण ये है कि बड़े बड़े भूखंड है। तो कोई भी अगर आप जैसे अमेरिका में आप देखेंगे तो हेलीकॉप्टर से क्या होता है कि सिंचाई होता है या छिड़काव होता है या जो भी है दवाएं हैं या खाद है वो छीटा जाता है हेलीकॉप्टर से। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। तो हरियाणा और वहाँ पे विकास इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे बड़े आकार की भूमि थे। हमारे यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो जब 1951 के अब देखेंगे जब भूमि सुधार वाला नियम लागू हुआ तो उस समय क्या हुआ कि वो जो रैयत वाली जमीन थी, तो ये जो सिर्फ जमीन जो इनका था जमींदार का था, सिर्फ उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। लेकिन अभी भी रैयत वाला जमीन जो था वो अभी भी जमींदार के पास ही था। उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया क्योंकि उसका डेटा नहीं था सरकार के पास। ठीक है ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। तो क्रमिक रूप से जो है बिहार पिछड़ता चला गया। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो राजनीतिक अस्थिरता, एक तो ये आप लिख सकते हैं उसमें। उसका देखेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता 1971 के बाद से लेके 2005 तक जो तक मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, तब तक 23 जो है वो चेंज हो चुके हैं, मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं बिहार में। 23 ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो राजनीतिक स्थिरता का माहौल नहीं रहा बिहार में, तो एक ये बड़ा कारण लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं। हाँ। हाँ लो। हाँ तो ये तो आपको बता ही है, लेकिन वो तो सब लिखेगा। आपको थोड़ा जनरलाइज होने से कम बचना है, ठीक है ना। ये चीज तो सब लिखेगा कि रिसोर्स नहीं रहा अपने पास। लेकिन साथ में कोई ये भी लिख सकता है कि रिसोर्स की कमी के बाद भी जो है बहुत सारे देश विकास किए हैं। ठीक है ना, तो आपको ये कोट करना है। दूसरा कि वन फ्रेट पॉलिसी आई थी एक। ठीक है ना, वन फ्रेट पॉलिसी आई थी, उसमें क्या कहा था कि तमिलनाडु से अगर कोई सामान चलता है और बगल में महाराष्ट्र में भी लाके छोड़ देता है तो उतना ही लगेगा, बिहार में भी लाके छोड़ेगा तो उतना ही लगेगा। ये वन फ्रेट पॉलिसी थी। और इसका खामियाजा बिहार को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा कि अगर वो किसी स्टेट से गुजरात से सामान मंगाता है, कोई भी चीज मंगाता है, तो उसको भी उतना ही पैसा देना है कि जिसको बगल गुजरात को राजस्थान में पहुंचाने में पैसा देना है। तो ये वन फ्रेट पॉलिसी के कारण से क्या है कि बिहार का विकास कम हुआ। ठीक है। एक इसी कोट कर सकते हैं आप। तीसरा आप कोट कर सकते हैं कि शिक्षा को जो व्यवस्था हुई बिहार में, तो शिक्षा की व्यवस्था आप देखेंगे कि तो क्रमिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था चरमराती गई। तो उसके पीछे क्या था कि ब्रेन ड्रेन थ्योरी जो है बहुत बड़ा जिम्मेवार था कि जो शिक्षित वर्ग जो हुए वो बिहार से क्या किए, पलायन करते चले गए। है ना। और जो पलायन की समस्या जो थी वो बिहार की, ये तो फैक्ट है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार से तो पलायन हो ही रहा है। तो ब्रेन ड्रेन थ्योरी जो हुई, जो मुख्य वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो बिहार से क्या किए, पलायन करने लगे। और बिहार से बाहर आने के बाद, पढ़ने के बाद भी वो बिहार जाने के से कतराते रहे। उसके बहुत सारे कारण थे कि हिंसा का जो स्तर था या बिहार में अपराध का बढ़ता हुआ जो स्तर था, उसके कारण से क्या किया वो बिहार में जाने से बचने लगे। तो एक ये भी एक ये था कि इसको पिछड़ापन का वो होने लगा। दूसरा ये कि बिहार को बीमारू स्टेट घोषित कर दिया गया बिना उससे पूछे हुए या बिना उसकी रिपोर्टिंग किए हुए बिहार को। आप एक चीज सोच के देखिए कि जब बिहार बंगाल जुड़ा हुआ था, एक साथ था, बिहार बंगाल उड़ीसा था, तो एकमात्र एक क्वेश्चन भी आता है हिस्ट्री में, पूछा गया था, शायद यूपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन, कि ऐसा क्या कारण था कि डुप्ले जो है अपनी तकनीक में सफल नहीं हो पाया, रॉबर्ट क्लाइव सफल हो गया। पूछा था ना क्वेश्चन, कहीं पे ये क्वेश्चन था पूछा हुआ। उसका एकमात्र कारण ये था कि डुप्ले जो है वो दक्षिण भारत में अपने को तलाश रहा था। जबकि जो उपजाऊ भूमि थी वो क्या थी, यहाँ पे बंगाल बिहार वाला क्षेत्र था, जो गंगा गंगेटिक प्लेन वाला क्षेत्र था। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो कोई भी जो सभ्यता विकसित हुई है, चाहे मिस्र की सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया की हुई, या वो जो है हड़प्पा की सभ्यता विकसित हुई, वो किसके किनारे हुई, नदी के किनारे हुई। तो बिहार का जो भूमि है आप देखेंगे, जो बंगाल की भूमि है वो पूरी उपजाऊ भूमि है। आप देखेंगे बिहार में ऐसा कोई फसल नहीं जो नहीं हो सकता है। सारी तरह के फसल बिहार में होते हैं। आप राजस्थान में जाके देखो तो कोई एक प्रकार का फसल हो रहा है, गुजरात में कोई एक प्रकार का फसल हो रहा है, लेकिन बिहार ऐसा जो है जगह है जहाँ पे आलू भी उतना ही मात्रा में हो रहा है और प्याज भी उतना ही मात्रा में हो रहा है। आप महाराष्ट्र में जाके आलू नहीं उपजा सकते हैं। समझ रहे हैं। तो इतने सारे संसाधन होने के बाद भी अगर बिहार पिछड़ा हुआ है तो उसके कोई तो एक फैक्ट हो सकते हैं, कोई तो कारण हो सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये सारे कारणों को आपको क्या करना है कि कोट करना है। ठीक है। उसके बाद इस कारणों को कोट करते हुए क्या लिखना है कि अब सरकार में क्या करना है कि वर्तमान सरकार, अब आपको वर्तमान सरकार के बड़ाई लिखनी है सरकार के बारे में। ठीक है। तो अब वर्तमान सरकार 2005 के बाद से जो जो चीजें सुधार हुई हैं, सड़क का घन तो बढ़ा है बिहार में, बिजली की जो उपलब्धता है वो बढ़ी है बिहार में। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे जितने सुधार हुई हैं वो सारी चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। जो जो योजनाएं बिहार सरकार ने जो जो योजनाएं लाई हैं, बिहार आप हमेशा देखिए प्रेसिडेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। बिहार ऐसा पहला स्टेट था जो 50% रिजर्वेशन लेके आया था। ठीक है ना, स्थानीय सुशासन में, लोकल गवर्नमेंट्स में। तो इसको आप लेके लिखिए। इससे क्या होगा कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बढ़ा बिहार में। ठीक है, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट जो है खत्म होगा। तो ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो कृषि रोड मैप है तीनों, उसको लिखिए। याद है तीनों का?
कब कब था? तो नहीं, वो पहला 2008 से 12, 12 17, 17 से 22, 22 को बढ़ा के 23 किया गया एक साल, और फिर 23 से 28 किया गया। इसको लिखिए। फिर बिहार सरकार एक ऐसा राज्य है जो बीज ग्राम योजना चलाया था। उसमें क्या किया था कि वो हर घर जो है बीज पहुंचाने का काम किया। ठीक है। अब यूनिक कोड दे रहा है बिहार। ठीक है, यूनिक कोड मतलब कि सारे भूमि को कोड कर दिया गया है, 1 से लेकर 10 तक का कोडिंग किया गया है। ठीक है, स्वामित्व के हिसाब से। ठीक है ना? तो हाँ, तो 1 से 10 तक कोटिंग कर रहा है बिहार, 1 से लेके 10 तक। मतलब अगर आपका शून्य भूमि है वो, और 10 मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा है, 10 एकड़ तक है, तो उसको 10 तक कोडिंग किया गया है। तो इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो पता चलेगा। ठीक है ना? तो इस तरह की योजनाएं जो है बिहार सरकार काम कर रहा है। लैंड को क्या किया है कि डिजिटाइज किया है। पहला ऐसा बिहार स्टेट है जो क्या कर दिया है कि जितने भी आप मतलब लैंड से जुड़े हुए जितनी भी, हाँ, सर्वे तो है ही, और लैंड से अगर आप जमीन लिखा रहे हैं तो सारे काम अब ऑनलाइन होंगे। दाखिल खारिज भी है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो बिहार सरकार इसके लिए काम कर रही है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी कुछ चीज़ों को आप दिखा दीजिए। तो अभी तक बिहार क्या था कि पिछड़ा था। क्रोनोलॉजी एक सेट होना चाहिए कि एक तो बिहार ये है, बिहार का ऐसे विकास हुआ, बिहार का ऐसे 1912 में विभाजन हुआ, फिर 36 में विभाजन हुआ, और उसके पिछड़ेपन के ये सब कारण थे। कारण करके उसके 10 कारण लिख दीजिए, ये सारे आपको बताए हैं। उसके बाद बिहार वर्तमान सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, और आगे क्या प्रयास होना चाहिए। ठीक है ना? वो सारी चीज़ कोट कीजिए। शिक्षा के लिए बहुत सा प्रयास हो रहा है अभी सरकार के द्वारा। तो शिक्षा में जो योजनाएं चल रही हैं, उन्नयन योजना चल रही है, जो असर का रिपोर्ट है, आप असर का रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं। ठीक है ना? कि बिहार में जो ड्रॉप आउट का रेट है वो कम हुआ है। बिहार में जो है अपर जो एजुकेशन है उसका रेट जो है बढ़ रहा है। असर के रिपोर्ट को कोट किए, उसको पता चला है कि हाँ ये इसने पढ़ा है इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ों को कोट कर सकते हैं ले आके। समझ रहे हैं? तो जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लिखिए साथ साथ में, और सरकार की योजना के लिखने के बाद जो समाधान है इसके लिए उसको लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन कंक्लूड हो जाएगा ये, है ना? तो राज्य के विकास के लिए जो आवश्यक रोड मैप बनाया है वो भी आपको बता दिया कि जो समाधान के लिए जो जो चीज़ें हैं, राज्य के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है। बिल्कुल यहीं पे डाल सकते हैं। आप कहाँ डालेंगे? आप बिहार में, अगर आप यहाँ पे, अगर आपको पता है कि ग्रामीण विकास के लिए आप एक एक सारणी बना दीजिए। आप इस तरह के सारणी को बना दीजिए। ठीक है? इधर लिख दीजिए आपका जो है विषय, और इधर लिख दीजिए मद। जैसे मान लीजिए शिक्षा है ना? फिर लिख दीजिए स्वास्थ्य, फिर लिख दीजिए ग्रामीण विकास, और यहाँ पे लिख दीजिए कितना कितना उसके लिए पैसा दिया गया है बजट में, कितना एलोकेट किया गया है। तो ये तो बहुत अच्छा फिगर हो जाएगा ना। पता रहेगा कि बिहार सरकार पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर कितना खर्च कर रही है। अभी आप देखेंगे तो कितनी तरह की चलाई गई हैं, शायद 10 है ना, 10 चीजों को चिन्हित किया गया है बिहार बजट में। हाँ, बस इसको रट लीजिए। ठीक है, इसको रट लीजिए, 10 पिलर जो है इसको रट लीजिए, कहीं भी इसको कोट कर दीजिएगा। और इसको कोट करने का क्या सबसे क्या फायदा है कि मतलब अगर पूछेगा कि शहरी विकास के लिए, सात निश्चय वाला ही है। अगर पूछेगा कि शहरी विकास के लिए क्या है, हाँ, तो शहरी विकास के लिए क्या क्या, तो शहरी विकास के लिए लिख दीजिए वो सारी योजनाएं चल रही हैं, तो इस 10 को रट लीजिए। ठीक है, ये 10 पिलर हैं उसके बिहार बजट के, इस 10 को आप रट लीजिए। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको आप यहाँ पे जाकर कोट कर सकते हैं। तो जो संभावनाएं हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए, जो जो विस्तार की संभावना इसमें उपलब्ध है। ठीक है? तो आज की रिटर्न है तो इतना ही सीखो। ठीक है, कल जो है सेकंड वाला कल